अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ की जानिब से हाल ही में जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों का ऐलान किया गया है और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से भी ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो अगले महीने पाकिस्तान वापस आएंगे। मुल्क में पैदा होने वाला सियासी तनाव कैसे कम होगा, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाने वाले शख्सियत हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो एजुकेशन कमेटी से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे, आप चेयर कर रहे हैं, तो आपकी तरजीहात क्या हैं? जो बीच में एक सिलेबस का इशू भी उठा, सूबों के साथ आपने मामलात भी उठाए। देखिए, तालीम हमारे यहाँ बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है और ये बदकिस्मती की बात है और ये आज से नहीं है, ये बरस हा बरस से और इसकी बड़ी वजूहात हैं, बड़ी मुस्तहकम वजूहात हैं, बड़ी मज़बूत वजूहात हैं कि हम क्यों बजट का बहुत ही कम हिस्सा जो है वो तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। आलमी सतह पे कहा गया है जी कि कम अज़ कम 5% ऑफ GDP हमें ख़र्च करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ बमुश्किल हम 2% को छूते हैं। 1.7 पिछली गवर्नमेंट में था, अब हम 2+ पे 3 के करीब जा रहे हैं इस बजट। हमारे यहाँ जो तालीम है, एक तो सिर्फ कागज़ी सतह पे आम ना रहे बल्कि वाकई हमारा हर बच्चा स्कूल जाए। इस वक्त भी जो एदाद व शुमार हैं वो 2.5 करोड़ के करीब हमारे बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के हैं, 15 से 18 साल के, वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये बहुत बड़ा सितम है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है कमी होने के बजाय। एक तो ये हम चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूलों से बाहर ना रहें, इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम हायर एजुकेशन को बैनुल-अक़वामी मेयार तो शायद हम पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सर एक सबसे बड़ा मसला जो हमेशा एक इशू उठता रहा है वो है कि जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें जो नशे की एक आदत है, जो मंशात एक इस्तेमाल हो रही है सबसे ज़्यादा, तो उस पर आपने फोकस किया है कि ये तहकीकात करने की कोशिश की है कि ये कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है और हमने इस पे कुछ एदाद व शुमार लिए थे और इस वक्त कमोबेश मुल्क के अंदर जो मनशियात का इस्तेमाल है उसमें कोई 70 से 80 लाख अफराद जो हैं वो इस लत के अंदर मुब्तला हैं पूरे मुल्क में। जी हाँ, और आप हैरान होंगे कि इस रफ्तार में जो इजाफ़ा हो रहा है उसकी स्पीड ये है कि हर साल आपके 40 to 50,000 अफराद में इजाफ़ा हो जाता है। नौजवानों में ये रुझान आम है और इस्लामाबाद उन शहरों में है जहाँ ये लत बहुत ज़्यादा है। कराची में कहा जाता है, कराची बड़ा शहर है, तालीमी इदारे भी बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद तो बहुत छोटा इदारा है, तो मेरा ख्याल है रेशो देखा जाए तो शायद इस्लामाबाद ज़्यादा मुतस्सर है। इसके लिए हम प्रोग्राम रखते हैं HEC के साथ और तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ, वज़ारत दाखिला समेत। हम इंशाअल्लाह सितंबर में एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव मीटिंग बुला रहे हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें बुलाएंगे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी बुलाएंगे, तजावीज़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको मुरतब करके फिर उन पर अमल भी किया जा सके। यही वजह है कि ये जो खुदकुशियों के वाक़यात भी पेश आते हैं स्टूडेंट्स की जानिब से। कुछ तो देखिए, कुछ तो आलमी रुझानात हैं, कुछ इक़्तिसादी मसाइल हैं, कुछ कोरोना के बाद के मसाइल हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब ये है कि मनशियात में जब बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहता, मायूसी आ जाती है, वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे सकते, नाकामी का एहसास बढ़ने लगता है, तो वो फिर शेल्टर लेने के लिए, जैसे अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, दुनिया में भी होते रहते हैं, हमारे यहाँ भी होते रहते हैं। तो एक वजह ये होती है कि जब वो ख़ुदकुशी की तरफ मायल होते हैं तो वो नशे की एक एब्सोल्यूट गिरफ्त में आ चुके होते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अभी जो चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं, आपने कोई बिल जमा करवाया था ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक, वो बिल लापता हो गया। पार्लियामान में पेश होने वाला बिल कैसे लापता हो सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मैंने सेनेट के ऐवान में ये मसला उठाया है और मुझे खुशी हुई कि हमारी तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत से लोगों ने मेरे इस मामले पे मेरा साथ दिया है। बिल की नौइयत में उसकी तफसीलात पे नहीं जाना चाहता। CRPC हमारा जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसमें एक अमेंडमेंट हमने की थी और अमेंडमेंट इसलिए की थी कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ज़िली इंतज़ामिया है,
उसके पास अदालती इख्तियारात है जो आइन की स्पिरिट के मुनाफी है। आइन कहता है जी अदालत अलग है और इंतज़ामिया अलग है। अब होता ये है कि एक डीसी साहब या एक एसी साहिबा छापा मारते हैं, किसी को गिरफ़्तार करते हैं, कोई महंगाई कर रहा है, कोई गुल कपाड़ा कर रहा है, कोई किसी और बदउनवानी में, तो उन्हें इख्तियार है छापा मारें, पकड़ें, हवालात में डालें, केस बनाएं, FIR दर्ज करें। लेकिन अगले दिन जब उसकी सुनवाई का मामला हो, वो अपनी फ़रियाद लेके बयान करना चाहता हो जी मेरे साथ क्या हुआ, और आप उस पर कहें जी कि ये इस जुर्म में पकड़ा है, तो इंसाफ करने वाला आप खुद ना बैठे उस कुर्सी पे। जैसे मेरा केस आपके सामने है कि मुझे पकड़ा भी DC साहब ने या AC साहिबा ने, अगले दिन AC साहिबा ही अदालत में बैठी और ख़ुद ही फैसला कर दिया जी कि इनको भेज दें 14 दिन के लिए जेल में। तो ये बिल था कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक ये इख्तियारात इंतज़ामिया से ले लिए जाएँ। वो ये बिल सेनेट से पास हो गया इत्तफ़ाक़ राय से, उस वक्त में अपोजिशन में था। ये बिल कौमी असम्बली से पास हो गया इत्तफ़ाक़ राय से। अब ये बिल पास हुए 70 डेज़ हो चुके हैं, यानी 2 महीने और 10 दिन। उस बिल का हमें सुराग नहीं मिल रहा कि कहाँ है। आज फिर मैंने सेनेट के चेयरमैन से भी कहा, मैंने वज़ीर दाखिला से भी कहा कि जी आप इसका सुराग लगा के मुझे बताएं तो सही। ये तो कोई तरीका नहीं, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामेंट की डिस्ग्रेस है, इंसल्ट है कि पार्लियामेंट बड़े गौरव, बिल आसानी से नहीं होता। इस पर मुझे 8 माह लगे हैं इस बिल को पास कराने में। स्टैंडिंग कमेटी है, फिर दूसरी स्टैंडिंग कमेटी है, फिर हाउस है, बहस होती है। अब आप पास करें, फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? ये अब उन्होंने कहा जी कि कल हम पता करके बताएंगे, तो कल मैं फिर ये मसला उठाऊंगा, चेयरमैन साहब बताएं या हमारे वज़ीर कानून बताएं या वज़ीर पार्लिमानी अमूर वाले बताएं कि जी ये कहाँ पड़ा है बिल और क्यों ये ऐसा हो रहा है। इट्स नॉट ओनली माई बिल, देयर आर अदर 2-3 बिल्स जो इसी तरह लापता हुआ। एक मिसिंग पर्सन का बिल है, वो तो बहुत पहले का लापता है, उसका तो कोई सुराग नहीं। वो सेनेट में पेश ही नहीं होने दिया, पेश नहीं होने दिया गया ना। वो देखिए गुरामानी साहब, ये 2 अलग इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि चलें एक हाउस से बिल आया और दूसरे हाउस में किसी वजह से गया नहीं है। जो बिल दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, उस बिल का लापता होना तो पार्लियामेंट की तौहीन है ना, कि पार्लियामेंट जो चाहे करते रहे, हम दराज में रख के बैठ जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं। ये तो सिद्दीक साहब यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इरफान सिद्दीकी साहब, अभी माजी में आपने बड़ी तनकीद की जब लापता अफराद से मुतलिक जो बिल था वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश होते होते लापता हुआ। मुस्लिम लीग नून का लापता अफराद से मुतलिक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर थे तो वो धरनों में भी, एहतजाज में भी शिरकत करते थे। तो अब आप हुकूमत में हैं, इसके तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि ये बिल गया कहाँ? देखें गुरमानी साहब, हमें बिल्कुल मेरा ख्याल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इन मामलात के अंदर कोई लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए। ये लापता अफराद बहुत ही गैर इंसानी एक तर्ज़ अमल है, गैर जमहूरी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है और गैर इंसानी है। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन ये मामला आज का नहीं है, इन 2-3 महीनों में पैदा नहीं हुआ या पिछले 5-7 सालों में पैदा नहीं हुआ, ये बरस बरस से चल रहा है। ये जो हुकूमत आई है जिससे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो इस तरह के देरीना मसाइल पे काबू पाए, ये तो आप यूँ समझें कि जिस तरह फायर ब्रिगेड होता है ना, ये तो फायर ब्रिगेड हुकूमत आई है जिसने एक जलती हुई मुल्क की मईशत है, मुल्क का मुआशरा है, मुल्क का समाज है, मुल्क के बैरूनी ताल्लुकात हैं, हर चीज़ को तहोबाला कर दिया, नज़र आतश कर दिया उन्होंने। तो ये हुकूमत तो उन चीज़ों पे किसी हद तक काबू पाने के लिए है जिसकी सबसे बुनियादी चीज़ है मईशत। तो मईशत को संभालना इसकी बड़ी तरजीह है। आप देखते हैं कि दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी है जो ख़त्म कर दी गई थी मियाँ साहब के दौर में। बिजली की लोड शेडिंग फिर हम उसी आशोब में हैं जो 2017 में 18 में ख़त्म हो गया था। तो ये जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, इसको फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना, आप यूँ आसानी से ये समझ लें कि 2022 के पाकिस्तान को अब 2018 के पाकिस्तान की तरफ लेके जाना, ये हमारी तरजीह है। पीछे जाने का मतलब ये नहीं है, पीछे जाने का मतलब ये है कि कम अज़ कम हम उस सतह पे तो आएँ जहाँ हमने पाकिस्तान छोड़ा था। लिहाजा इस हुकूमत से शायद ये तवक्को रखना
कि वो लापता अफराद के देरीना मसले पे काबू पा लेगी, या पुलिस के जो एक्सेसेस होते हैं उन पे काबू पा लेगी, या कानून की बालादस्ती के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा इनकलाबी तब्दीलियाँ कर देगी, या तालीम और सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा। ये एक तरह की अबूरी और निगरान हुकूमती आप समझ लें, जो मुश्किल हालात में आई है और एक मुतय्यन मुख्तसर छोटे से अरसे के लिए आई है। सर आपसे फिर सवालात तो होंगे बाद में कि आपने ये लापता जी हाँ, अफराद का क्या किया? मेरा ख्याल है होंगे, लेकिन लोग इस बात को समझते हैं। हमें अंदाज़ा ये है कि हमसे जो सवालात होंगे वो लापता अफराद के हवाले से शायद ना हो। हमसे ये ज़रूर होंगे जी कि पेट्रोल की कीमतें आपने क्यों कम नहीं की। हमसे ये ज़रूर होंगे जी कि महंगाई आपके दौर में भी क्यों कम नहीं हुई। हमसे ये ज़रूर होंगे जी कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल आपने अच्छी क्यों नहीं की। हमसे वो मामलात ज़रूर होंगे जिनका ताल्लुक़ आम आदमी से है, गरीब से है। ये सवालात भी उठते हैं यकीनन। जो आप गरीब लोग हैं सर, ये गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। इस पे गरीब अमीर का इम्तियाज़ नहीं है। इसमें खाते पीते भी हैं, अमीर भी हैं, बड़े बासर बारसूख लोग भी हैं लापता हो जाने वालों में। तो कहने का मतलब ये है कि ये देर पा जो एक चीज़ होती है ना कि आपको ज़ख्म आ गया तो उस पर पट्टी रखनी है। एक ये है कि आपको कैंसर है तो उसका इलाज करना है। तो जो डॉक्टर डिस्पेंसर आएगा थोड़ी देर के लिए वो पट्टी तो बांध जाएगा। उससे आप ये कहें जी कि मेरे कैंसर का भी इलाज करके जाओ, तो मुश्किल होगा ना उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो देरीना और लंबे अरसे के मसाइल हैं वो एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी मुल्क के अंदर और लंबे अरसे के लिए आएगी तो शायद कुछ कर पाए। हम ये कह सकते हैं कि जो लापता अफराद से मुतल्लिक एहतजाज हो रहे हैं, जो 20 सालों से 30 सालों से होते रहने चाहिए एहतजाज, ज़्यादा पुरजोर होने चाहिए। हुकूमत को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम जैसे जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें उनका साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए ना, जब एहतजाज होता है तो एक इशू उठता है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो ये इशू अब लाखों लोग घरों पे देख रहे हैं ना। लेकिन वो अपने मसाइल के लिए अगली हुकूमत का इंतजार करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि हमें थोड़ा फेयर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी चाहिए। लीपापोती मैंने नहीं की, वरना मैं यही कहता जी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, चंद दिनों में लापता लोग घर आ जाएंगे। मैं ये भी कह सकता था ना, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक ऐसी हुकूमत से ज़रूर तवक्को रखें। अगली हुकूमत अगर 3 साल के लिए आती है वो भी नहीं कर पाएगी, 4 साल के लिए आती है वो भी नहीं कर। एक तसलसल आने दें, पॉलिसियों के अंदर तसलसल आने दें, कानून पे, अदालत पे, इंसाफ पे आवाम का यकीन बहाल होने दें, फिर ये चीज़ें होंगी। ये बड़ी देर पा चीज़ें। सर इस वक्त जो आपने हुकूमत संभाली है, आप नहीं समझते कि सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा? मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को मुश्किल में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, उसके असरात मुआशरे में आए हैं। हम आम लोगों में रहते हैं और हमें उसका अंदाज़ा है कि ये सौदा जो किया गया है ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, बड़े ख़सारे का सौदा है, बड़े नुकसान का सौदा है। लेकिन एक मरला आता है कि जब आप देखते हैं कि यार ये मेरा या मेरी पार्टी का या मेरा ज़ाती मफाद है और ये है मेरे पाकिस्तान का मफाद। अगर मैं पाकिस्तान के मफाद की तरफ जाता हूँ तो मेरा सियासी मफाद मजरूह होगा, तो आप फिर भी चले जाते हैं पाकिस्तान के मफाद की तरफ। या फिर दूसरा ये है कि आप कहें कि पाकिस्तान के मफाद का मजरूह होता है तो जाए भाड़ में, मुझे अपनी सियासत बचानी चाहिए। ये दो ही ऑप्शन है ना। हमने, मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन लिया है कि अगर हमारी सियासत को नुकसान पहुंचता है तो रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रियासत हम सबकी है, रियासत होगी तो सियासत होगी। आप यकीन जानिए, मैं इस तरह की मुबालगा आराई नहीं किया करता, लेकिन जितना मैंने गहराई में जाके देखा है, अगर ये हुकूमत बरकरार रहती तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कौन सा आर्मी चीफ ले आते या क्या वो मशीनी वोटिंग करा के जालसाजी से फिर आ जाते, ये शायद आते या ना आते, लेकिन मुल्क ने दिवालिया हो जाना था। आप श्रीलंका बन गए थे, बन चुके थे, दहाने पे खड़े थे बिल्कुल। इस हुकूमत ने आके बड़ी मुश्किल हालात में गालियां खाई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, महंगाई में इजाफा किया है, गालियां ज़रूर खाई हैं, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान को बचाया है उस सूरत हाल से जिस सूरत हाल की तरफ खान साहब हमें छोड़ गए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी जमात है, मसलन मुस्लिम लीग नून मेरी जमात है, तो मैं उन लोगों में से था जो चाहते थे कि हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए। जो राय ली गई, जो
हमारी मरकज़ी मजलिस आमला है उसकी ज़ूम पे मीटिंग हुई जो मियाँ साहब ने सदारत की, तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने ये कहा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो हमें फ़ौरन हुकूमत से निकल जाना चाहिए और इलेक्शन में चले जाना चाहिए। मियाँ साहब का भी यही मियाँ साहब की भी यही राय थी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं ये समझता हूँ, अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये फ़ैसला बड़ा नागुज़ीर था। लेकिन उसके नतीजे में आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा कि उसमें नून लीग को शिकस्त हुई, फिर पंजाब में आपकी हुकूमत रही है, आपका गढ़ है पंजाब, वहाँ पर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। देखिए ये नुकसान, पहली बात तो ये है कि इस नुकसान को मैं जेन्युइन नुकसान नहीं समझता। जब आप हेरा फेरी करते हैं, जब आप बहुत सी कारीगरी करते हैं, रफूगरी करते हैं, टाँका बंदी करते हैं और फिर किसी हुकूमत को गिरा देते हैं, किसी को बिठा देते हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैठे रहें बेशक। मुख्तलिफ़ हमारी जो इदारे हैं उन्होंने उस पर तहकीक की है जी कि PMLN का जो वोट है वो 39% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू 2018। लेकिन तनकीद हो रही है ना कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, आपने एक तहरीक शुरू की, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, मियाँ साहब GT रोड से गए, तो अब ये सवाल उठ रहा है कि वो नैरेटिव कहाँ गया जो GT रोड से आपने शुरू किया था? देखिए वो नैरेटिव बुनियादी तौर पे जो था वो आज भी मौजूद है। आज भी हमारी जो सारी स्ट्रगल है वो उसी नैरेटिव पे है। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये है वोट को इज़्ज़त दो, जो बुनियादी नारा है। आज भी जो हम काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इदारों से कह रहे हैं, मनस समाजत कर रहे हैं कि खुदा के लिए इलेक्शन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ताकि जो एक वोट देता है आदमी उस वोट के मुताबिक हुकूमत बने। देखें ना हमारा मशरक़ी पाकिस्तान क्यों टूटा? उन्होंने वोट दिया, आपने कहा जी हम नहीं मानते। तो वोट को बेइज्जत करने का, वोट को ठुकराने का नतीजा आपने भुगता है। इसलिए हमारी जो बुनियादी एक हमारा मुतालबा है या बुनियादी एक ख्वाहिश है या बुनियादी मंशूर है PMLN का या बुनियादी जिद्दोजहद है या तहरीक है, वो यही है कि मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए और जो भी मुंतखब होके आए उसको अपनी पॉलिसियाँ वज़ा करने का, अपने मंशूर पे अमल दरामद कराने का पूरा मौका दिया जाए, मदाखलत ना की जाए। ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान सिद्दीकी साहब, अभी ये भी तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग जो है, जैसे आपने कहा कि आपका बयानिया अभी भी वही है, लेकिन ये तासुर भी दिया जाता है कि शायद मियाँ साहब का ग्रुप नून में अलग है, मरियम बीबी का अलग है, शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप अलग है, तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ग्रुप्स हैं, कोई इख्तलाफात हैं? देखिए ग्रुप्स कहना तो बहुत आगे की बात है, मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। दूसरी बात है कि इख्तलाफात को भी अगर आप एक बहुत बड़ी टर्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी नहीं है। हाँ, इख्तलाफ राय है, वो हर जमात में होता है, हर जमहूरी जमात में होता है और वो होना चाहिए, उसको वेलकम कर। देखिए ना, जिस मीटिंग का तज़किरा हो रहा है जी कि मियाँ साहब उठ के चले गए और मरियम ने ये कहा और मियाँ साहब ने ये कहा, वो कोई हुकूमती मीटिंग नहीं थी, वो पार्टी की एक महदूद सी मीटिंग थी 5-6 अफराद की, ठीक है ना। उसमें ये लोग बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी और डिस्कशन हो रही थी और हर आदमी अपनी राय दे रहा था। मियाँ साहब क्यों उठ के चले गए? ये जो मैं तो अखबार में ही देख रहा हूँ, जो कुछ आ रहा है कि उनका कहना शायद ये था कि जनाब आप रिलीफ दें आवाम को, कम अज़ कम महंगाई ना करें, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम की कीमतें हैं आलमी सतह पे वो नीचे आई हैं, डॉलर की कीमत आपके यहाँ नीचे चली गई है, तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो ये दलील मियाँ साहब की थी और यहाँ से भी दलाइल आ रहे थे और शायद मेरी मालूमात ये हैं कि इससे ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़नी थी। अगर मियाँ साहब इंटरवीन ना करते तो ये फिर 6 रुपये पे आया बिलाखिर। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप ये कहें कि कोई ग्रोहबंदी है या इख्तलाफात हैं, ऐसी बात नहीं। सर, मीटिंग से उठ के चले जाना क्या नहीं, ये समझा उठ के जाए? चले जाने का बात नहीं, मसल मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना और एक जूम मीटिंग हो रही है, तो वो इस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पे चले जाएं, तो इसको मतलब ये नहीं है कि उसके बाद मीटिंग भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी जहाँ तक मुझे मालूम। बातें की जा रही हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, फिर आर्टिकल 62 और 63 का बड़ा जिक्र हो रहा है। आप समझते हैं कि किसी सियासतदान की ताहयात नाअहली होनी चाहिए
नहीं होनी चाहिए किसी सियासतदान की। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है सियासतदानों की, वो बड़ी अफसोसनाक तारीख़ है। आप बहुत पीछे ना भी चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से देखें, कैन यू इमेजिन कि एक मकबूल लीडर अपने ज़माने का, बहुत मकबूल लीडर, उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। चढ़ा दिया गया। उसको इस लिहाज से फांसी चढ़ाया जाए कि उसकी बीवी और उसकी बेगम को उसका मुंह देखने, मैयत का मुंह देखने की इजाज़त ना मिले, जनाजा पढ़ने की इजाज़त ना मिले। 5 या 7 आदमी जो हैं वो खड़े करके जनाजा पढ़ाया जाए और उसे कब्र में दफन कर दिया जाए। हिस्ट्री है। बेनज़ीर को सरेआम गोली लग गई। लियाकत अली ख़ान बहुत पहले इसी तरह गोली का निशान, इसीलिए हम इसको लियाकत बाग कहते हैं, वरना एक कंपनी बाग होता था। उसके बाद मियाँ साहब से जो कुछ हम कर रहे हैं बरस से, अब नहीं कर रहे। लेकिन सर फिर जब आपको पीपल्स पार्टी ने ये ऑफ़र की कि आर्टिकल 63 को ख़त्म करते हैं, नहीं, ये मैं नहीं इन बातों पे यकीन रखता। अगर उन्होंने ख़त्म करना था तो वो ख़त्म कर लेते। जो देखें ना 18वीं तरमीम का वो क्रेडिट लेते हैं ना, वो करा ली ना उन्होंने, हमारे तावन से कराई ना। लेकिन इसके अंदर उनकी स्पिरिट वो नहीं थी जो 18वीं तरमीम में थी। इसलिए ये कहना जी हमने ये कहा था, हमने नैब का कहा था, हमने वो कहा था, ये बातें छोड़ दें। मैं जिस चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि किसी को नाअहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ना अदालतों का काम है ना किसी और का काम है। अब ये देखें कि कुछ अदालतें हैं, कुछ सियासतदान हैं और कुछ और भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो है ना वो बड़ी मज़लूम मखलूक है। किसी के दामन को आप हाथ नहीं लगा सकते। हमारी मुसल्लह अफवाज बजा तौर पर सिक्योरिटी की ज़ामन है, सलामती की ज़ामन है। उनकी तरफ हम उंगली उठाएं तो वो सलामती का मसला हो जाता है, कौमी सलामती का। अदलिया की तरफ हम उंगली उठाएं तो वो अदालत की तौहीन हो जाती है, हमें बुला के नाअहल कर देती है। आपकी तरफ उंगली उठाएं तो वो मीडिया की तौहीन हो जाती है, आज़ादी इज़हार राय की तौहीन हो जाती है। मेरी तरफ उंगली उठाना आसान है, सियासतदान को गाली देना भी आसान है, सियासतदानों को के मुँह पे हर किस्म का दाग चस्पा करना भी तो साफ़ियों को भी जाता है। साफ़ियों का मसला ये है ना कि फिर आप लोग इकट्ठे होकर कहते हैं जी कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया। हम तो ये भी नहीं कहते ना कि पार्लियामान पे हमला हो गया, हम आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाअहल नहीं करना चाहिए। नाअहल करने का कानून साजी करेंगे सर फिर? नाअहल करने का और अहलियत का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए। उनके पास नाअहलियत क्या है कि वो मुझे वोट नहीं देंगे, मैं नाअहल होकर घर बैठ जाऊँगा। मुझे वोट देंगे तो मैं आके हुकूमत करूँगा। चलें फिर सर, वो अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो अब वज़ीर कानून आपके हैं, वज़ीर दाखिला आपके हैं, तो आप ये इस शिक में तरमीम करने जा रहे हैं आर्टिकल में 62 और 63 जो आर्टिकल ये हम नहीं करने जा रहे। हमें तो बारहा आप देखें अदालतों ने फ़ैसले किए। जब भी ये मामला अदालतों में गया है और कोई ना कोई फैसला, मियाँ साहब के फ़ैसले में उन्होंने कहा जी कि चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर तय ही नहीं है कि कितनी लिमिट नहीं है, कोई मियाद तय नहीं की गई, तो इसलिए हम इसे तायात तस्वर करते हैं। तो उस लकूना को जो अदालतें जिसको पॉइंट आउट कर रही हैं उसको दूर करने के लिए अगर कानून साजी होती है कि जिस शख्स को उम्र भर के लिए आप नाअहल कहेंगे, देखें ना जब कहते हैं जी कि उम्र कैद की सज़ा होगी तो भी वो 14 साल गिनी जाती है। तो हम ये अगर करेंगे तो हम कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं करेंगे। अगर 62(1)(f) में तब्दीली होती है तो उसका फ़ायदा मियाँ साहब को अगर होता है हो, खान साहब को होता है, खान साहब तो अभी नाअहल नहीं है ना, होता है हो, आपको होता है हो। तो इसलिए इस चीज़ को ये नहीं लेना चाहिए कि हम मियाँ साहब का रास्ता हमवार करने के लिए कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज़ करने जा रहे हैं। मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं सर? पाकिस्तान वापस आ रहे हैं क्या? यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होगी मुस्लिम लीग नून की, क्या प्लानिंग है? देखें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। मियाँ साहब डिटरमिन्ड हैं पाकिस्तान आने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी वापसी अब शायद सालों और महीनों का मामला नहीं है, ये हफ्तों की बात है। अगर दिनों की नहीं तो हफ्तों की ज़्यादा से ज़्यादा बात है। तीसरी बात यह है कि मियाँ साहब हालात पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, पाकिस्तान के सियासी नशेब व फराज पे पूरी गिरफ्त है उनकी। और चौथी बात यह है कि वो आएंगे और आके कुछ जाती उम्रा में नहीं बैठेंगे, वो एक बड़ा फ़ाल
बड़ा मुतहर्रिक, बड़ा एक्टिव, बड़ा सरगर्म रोल सियासत में अदा करने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन से पहले यहाँ होंगे, इलेक्शन कैंपेन की क़यादत करेंगे, और वो नवाज़ शरीफ जो भूल गया है आपको शायद या कुछ और लोगों को, वो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उन्हें मुतहर्रिक देखेंगे, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो रुख इख्तियार करेगी जो एक जेन्युइन अवामी रुख है। अदालतों का सामना भी करेंगे? कर रहे हैं। अब तक कौन है, आप देखें ना, पूरी हिस्ट्री में कोई बताए ना जिसने अपनी बेटी की उंगली पकड़ के 200 पेशियाँ भुगती हों? है कोई? नहीं है ना, कोई भी नहीं है। इनको खान साहब पे तो 20 केस बने हुए थे, और ये एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हुए थे। हमने अदालतों के हवाले से जो रिकॉर्ड, मियाँ साहब, JIT क्या चीज़ थी? व्हाट्सएप कॉल्स को आप नहीं जानते हैं। तो सर मियाँ साहब इस्लामाबाद में ही लैंड करेंगे या सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में लैंड करेंगे? सर पाकिस्तान तो वही पूछा कि कराची में सुना है जहाँ कि भी वो लैंड करेंगे मैं आपको ले जाऊँगा साथ। मरियम बीबी जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड करेंगी मियाँ साहब के आने के बाद? वो उनके साथ होंगी? मरियम बीबी बिल्कुल अब भी उनके साथ हैं। अब पूरी मुस्लिम लीग नून उनके साथ होगी। मरियम का क्या मतलब है? मरियम नवाज़ उनके साथ होगी, वो तो बेटी है उनकी, लेकिन पूरी मुस्लिम लीग नून उनकी राह देख रही है, उनके साथ होगी। एक एक कारकुन उनके साथ होगा, एक एक पार्लियामेंटेरियन उनके साथ होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जी हमने भी वही किया जो PTI कर रही थी, और हमने एक्सटेंशन दी जो मियाँ साहब की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी। अगर मैं पूछूं सर कि आपकी लड़ाई किसके साथ थी? हमारी लड़ाई एक सोच के खिलाफ है, और वो सोच है जो वोट को बेइज्जत करती है। बस हम जब कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट की इज़्ज़त को पामाल करने वाली हर अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है, जो मुनसिफाना इंतखाब के रास्ते में रुकावट डालते हैं, जो सियासतदानों को आउट करता है, जो किसी सियासत को इन करता है। ये खेल कूजागरी का जो है इसके ख़िलाफ़ है। अभी वो सारे न्यूट्रल हैं? कौन? वो सारे इदारे जब कोई क्लेम करता है कि मैं हूँ और वो नज़र आए आपको कि है, तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए। इंसानी हकूक़ की कमेटी थी, और उसमें जब बात हो रही थी उस खातून की जिसे गिरफ़्तार किया गया, तो मैंने यही कहा कि ये इस खातून के हवाले से आप पूरे मुल्क की सूरत हाल को देखें। लेट अस गो टू अडयाला जेल। वहाँ जो 50-60 औरतें पड़ी हुई हैं और उनकी 20 की बच्चियाँ भी साथ हैं, उनसे भी पूछें उन पे क्या गुजरी। सिर्फ एक पॉलिटिकली स्पेसिफिक केस को लेके उसको एक्सप्लॉइट मत करें। हमारा मामला ये है कि हम मुल्क की बतौर इदारा इस्लाह नहीं करते। आप मियाँ साहब के साथ भी थे, वज़ीर आज़म हाउस में भी थे। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के मामलात ख़राब होने की वजह क्या थी? मैं उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था जिस दिन ये फ़ैसला अदालत ने सुनाया। बहुत से लोग थे, कुछ बड़े हाल में थे, कुछ एक छोटे कमरे में थे। मैं उस छोटे कमरे में जो 5-7 लोग थे मैं उनमें था, और मियाँ साहब आए। उन्होंने कोई न किसी को मीर जाफ़र कहा, न किसी को मीर सादक कहा। सबको पता था कि क्या हुआ है, JIT कैसे बनी है, अदालतें कैसे बनी हैं। कभी 2 जज बैठते हैं, कभी 3 बैठते हैं, कभी 5 बैठते हैं, कभी फ़ैसला आता है। और देखें ना, जुल्म की इंतहा ये है कि आप JIT के ज़रिए पूरी दुनिया के बैंक खंगालते हैं, मालियाती इदारों से पूछते हैं, सब करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। निकलता क्या है कि बाप ने अपने बेटे की एक कंपनी जो बंद हो चुकी थी कई साल पहले, उससे कोई 10,000 दिरहम की एक तनख्वाह उसने वसूल नहीं की जो उसे वसूल करनी थी, और उसने डिक्लेयर नहीं की, लिहाजा वो बददयानत है और ख़ाइन है। दुनिया में इतना मज़ाक़ा खेज़ कोई केस आपने देखा है? लेकिन सर उन दिनों में मियाँ साहब पे कोई दबाव नहीं था, कोई परेशानी? मियाँ साहब कूल काम थे। मैंने कहा जी अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी बस आप एक स्टेटमेंट लिखें कि ठीक है अदालत का फ़ैसला आ गया है, मैं उसे मानता हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। मैंने वो स्टेटमेंट अपने कलम से लिखी, मियाँ साहब ने देखा, पढ़ी, और वो जारी कर दिया हमने। तो उन्होंने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जिस तरह ये नीम दीवाना और नीम पागल हो गए हैं ना। सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, साजिश होगी, अमेरिका आ गया, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया। उन्होंने तो उनका जाना तो 8 महीने पहले एक मैगज़ीन ने लिख दिया था कि जी नवाज़ शरीफ को वस्त 2017 में निकाला जाएगा, इस दफ़ा मार्शल लॉ नहीं आएगा, इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को निकाला जाएगा अदालतों के ज़रिए। ये 8 महीने पहले छप चुका था। फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि साजिश हुई है और अमेरिका आ गया और इंडिया आ गया और फ़लाँ आ गया है, फ़लाँ आ गया है। कोई मुल्क होता है, कोई रियासत होती है, कोई ज़िम्मेदारी होती है एक मैच्योर सियासतदान की
इस तरह थोड़ा ही होता है कि जो क्रिकेट में आपने मजाज देखा है वो आप रियासत के ऊपर मसलत कर रहे हैं। सर अभी जो मुआशी सूरत हाल है, बीच में ये भी खबरें आई कि इसहाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं, तो क्या मियाँ साहब के साथ डार साहब भी वापस आ रहे हैं? दोनों ने वापस आना है, दोनों एक साथ आते हैं या डार साहब पहले आते हैं, मुझे इसका इल्म तो नहीं है, लेकिन दोनों ने आना है और अपना अपना किरदार इंशाल्लाह अदा करना है। सर यहाँ पे जब हुकूमत बनी तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे और पंजाब में हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला थे। तनकीद हुई, मौरूसी सियासत की बातें की गई। आप समझते हैं कि मियाँ साहब इस फैसले से मुत्तफ़िक थे कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जाए? वो जैसे मैंने बिल्कुल इब्तदा में कहा था ना कि ये जो कुछ हुआ ये एक फायर ब्रिगेड की फ़िलासफ़ी के तहत ये हुकूमत आई, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई वो नहीं थी, चीज़ें तय नहीं थी। बीच में आपको पता है कि आखिरी लम्हे पे तय हो गया कि हमारे वज़ीर आला पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे, ये तय हो गया, मिठाइयाँ आ गईं, रात को दुआएं हो गईं, फिर कुछ और हो गया सुबह। तो जब सुबह ये कुछ और हो गया तो फिर ये आपाधापी पड़ी, मसाइल पैदा हुए कि जी हम किसको लेके आएँ जिस पे हमारे सारे MPs एग्री कर जाएं। तो उस वक्त फिर ये तय हुआ कि शायद हमने किसी और को किया तो दो दड़े ना हो जाएं या वोट तकसीम ना हो जाएं, तो हमज़ा साहब को उस मजबूरी के आलम में लाया गया था। तो बाकी अब जिसको आप मौरूसी सियासत कहते हैं, मेरा एक पूरा थीसिस है, वो उसके लिए आप कोई एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखें तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि जो फायर ब्रिगेड है उसके ड्राइवर्स का चुनाव अच्छा किया गया था? देखिए ये तो अब एक पार्टी की हुकूमत नहीं है ना, इस वक्त जो चांदमारी का टीला बनी हुई है ना, जिस पे मुसलसल फायरिंग हो रही है और बमबारी हो रही है, वो PMLN है ना, इसलिए कि वज़ीर आज़म उसके हैं। बट वज़ीर आज़म के साथ जमीयत उलमा इस्लाम है, BNP है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, बहुत सी जमातें हैं ना, उन्हें ज़रा सी बात पे भी उनको एतमाद में लेना पड़ता है, फूंक फूंक के कदम चलाना। तो एक मुश्किल और फिर मुआशी तौर पे जिस दलदल में मुल्क पड़ा हुआ था, हमें इंसाफ करना चाहिए ना शहबाज साहब से। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।